उन्होंने आपको एक्शन पोटेंशियल और एक्साइटेशन कपलिंग और टी ट्यूब्यूल सारा बता दिया है बेसिक, क्योंकि हमने गो थ्रू होना है। कुछ चीज़ें आपकी बुक में इसमें से नहीं लिखी हुई, वो हम उसमें से गो थ्रू होंगे। कार्डियक का जो एक्शन पोटेंशियल है कार्डियक मसल्स का, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में वो जो 4 फेजेस हैं वो देखेंगे और उसकी एनिमेशन देखेंगे। ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कल, वो कार्डियक साइकिल है। जब तक आप लोगों ने जिंदा रहना है और डॉक्टरी करनी है, आपको कार्डियक साइकिल की जरूरत पड़ेगी किसी न किसी शक्ल में। हार्ट को चेक करते हुए, ईसीजी देखते हुए, मॉनिटर करते हुए, हार्ट की पंपिंग देखते हुए, आप जिस मर्जी शोबे में चले जाएं, इवन कि आप अल्ट्रासाउंड वाले शोबे में चले जाएं, फिर भी आपको कभी इकोकार्डियोग्राफी करनी पड़ी तो भी आपको उसकी यूजेज में वो आएगा। इसलिए कार्डियक साइकिल बेसिकली एक 80% ऑफ द हार्ट या एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कार्डियक सिस्टम का उसमें वो है, इन्वॉल्वमेंट है। कुछ चीज़ें हम जल्दी गो थ्रू होंगे क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाए। अच्छा जी, ये एक नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन है कि आपकी फिस्ट के बराबर आपका हार्ट होता है। नॉर्मली जो है ये मिडिल ऑफ द चेस्ट में होता है। फिल्मी बातें नहीं करनी कि ये लेफ्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे होता है। 3rd और 5th रिब के दरमियान होता है। वेट इसका अबाउट 325 ग्राम्स होता है और 275 ग्राम्स इन फीमेल्स होता है। वैसे आमतौर पे मैं जब ये शुरू करता हूं तो मैं ऐसे शुरू नहीं करता क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं। जब भी एक वो देना, आप लोगों में से बॉयज में से सबसे ज्यादा आउटस्पोकन कौन है जो बात क्लियरली कह सके? क्योंकि टाइम थोड़ा, मैंने चीजें ज्यादा कवर करवानी है, मतलब गो थ्रू करनी है। यार कोई बंदा बात नहीं कर सकता आप लोगों में से, लड़कों में से? किधर है आसिम? और कोई लड़का नहीं है आसिम के अलावा? चलो यार, मर्जी है आपकी। अच्छा, एसएससी में आपको हार्ट के 4 चैम्बर्स और वो सारा कुछ बताया गया? यार इसकी आवाज थोड़ी सी तेज कर देना, थोड़ी सी, ज्यादा ऊंचा नहीं बोला जा रहा। इसकी आवाज थोड़ी सी तेज कर, बस ठीक है। चलें हम आसिम को ही ले लेते हैं। अगर मैट्रिक में कुछ बताया गया था हार्ट के बारे में? 7th में, 8th में? गुड। आमतौर पर हम ये शुरू करते हैं कि पहले हम आप लोगों की एग्जांपल लेके, पहले आप लोग जो है वो हमने पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट या जो भी प्ले ग्रुप, उसके बाद आप 2nd में गए, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, फिर 7th 8th में जो है वो थोड़ी सी एक शऊर आना शुरू हुआ। फिर आप लोगों को पता चला फिल्मी गाने देख के, सुन के कि हार्ट इस तरह का होता है। फिर आप लोग 9th में गए, एकदम एक अडल्ट फेस आई, फिर आपको पता चला कि फिर यूं भी होता है। ऐसे ही होता था, क्यों भाई? फिर जब किसी ने दोस्त ने डिच किया तो ऐसा चला कि नहीं, दिल टूटता भी है। फिर जब हम मैट्रिक में आए, तो हमें पता चला कि वो सारे कॉन्सेप्ट गलत थे। इसके तो 4 खाने होते हैं। तो तब हमें पता चला कि हार्ट के 4 खाने होते हैं। और आज हमें पता चल रहा है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं होता, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, स्टर्नम में। इसे हम स्टर्नम कहते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बेसिकली मिसकंसेप्शन की वजह क्या है? ओके सर, लाइट बंद, थोड़ी सी लाइट बंद, थोड़ी सी कम करना। बेसिकली इस मिसकंसेप्शन की वजह क्या है कि हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है। हार्ट जो है वो यूं करके पड़ा हुआ है,
इसकी जो बीट है, जो इसका कोना है, इसकी जो नोक है, जिसे हम एपेक्स कहते हैं, जहां पर भी नोक होगी, कोना होगा, उसे एपेक्स कहेंगे। जो बड़ी वाली होगी जगह, जो फैली हुई होगी, जिसपे कि हम कोई चीज वो रख सकें, उसे हम बेस कहेंगे। तो जो इसकी एपेक्स है वो यूं आके थोड़ी सी, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोड़ी सी ऊपर आती है। जब वो चेस्ट वॉल के साथ लगती है तो फिर हमें यूं फील होता है कि हार्ट बीट यहाँ फील हो रही है। बेसिकली ये अगर एपेक्स है, ये मेरी टिप्स ऑफ फिंगर है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये थोड़ी नीचे जाती है और ये ऊपर से आके वॉल आके ये ऐसे हार्ट चेस्ट वॉल के साथ ये वाला पोर्शन जो लगता है, तो उससे हमें हार्ट की बीट यहाँ थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे फील होती है। लेकिन एक्चुअली जो हार्ट है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में ही है। इसका नाम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आजकल यूज हो रहा है साइंटिफिकली, लेकिन हम अभी तक हमारी बुक्स में एपेक्स बीट ही है। अच्छा, ये जो है इसकी बेस है, ये जो इसका कोना है ये एपेक्स है। इसकी एग्जांपल ये देख लें कि ये जो ऊपर वाली जो है ना ब्रॉडेड पोर्शन, ये इसका बेस है, और ये जो इसका नकीला या कोने वाला पोर्शन है ये इसका एपेक्स है। 4 चैम्बर्स हैं इसके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल्स का डिफरेंशिएशन पता है आपको? किसी और कलर का? हाँ, ये है। ये जो ऊपर वाले छोटे चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर, ये एट्रिया है। एट्रियम 1, एट्रिया 2 या 2 से ज्यादा। और ये जो नीचे बड़े वाले चैम्बर्स हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। तो इसमें अगर हम राइट देखें तो जो आपकी राइट साइड पे है, आई शुड कम है, जो आपकी राइट साइड पे है ये राइट एट्रियम है, इसी के नीचे ये राइट वेंट्रिकल है, फिर इसके लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो हार्ट की ये शेप बनती है। अगर हम इंटीरियरली सामने से देखें, राइट एट्रियम जो है ये पूरी बॉडी से ब्लड लेता है, यहाँ पे पूरी बॉडी से ब्लड आता है और उसके बाद जो है ये सारे का सारा ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल में। ये राइट एट्रियम है, इसमें पूरी बॉडी से ब्लड आएगा। अपर पोर्शन से जो ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कैवा से आएगा, यानी सुपीरियर ऊपर वाली वेना, मतलब वेना कैवा जो वेन लेकर आएगी और कैवा उसका नाम। जो नीचे से आएगा पूरी बॉडी से, यहाँ से नीचे से लेग से सारा से, वो इंफीरियर वेना कैवा से, वो सारे का सारा ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, गंदा खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, वो सारे का सारा राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद राइट एट्रियम जो है वो सारे का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सुराख है, जो दरवाजा है, जो वाल्व है, उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड, इसके 3 दरवाजे हैं। जैसे ये हमारा ये वाला जो दरवाजा है क्लासरूम का, इसके दो इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो उसमें ऑक्सीजन भरी जाएगी, ऑक्सीजनेटेड होगा और वहां से सारा ब्लड होकर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मोस्टली आता है पल्मोनरी वेन से। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। ये जो आपको कभी कभी आपकी पल्स फील होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्म, मिडिल वाली मायोडर्म और इनर वाली एंडोकार्डियम, सॉरी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। और एक पूरे हार्ट को एक थैले में, एक लिफाफे में, एक कवरिंग में बंद किया हुआ है जिसे हम प्रीकार्डियम कहते हैं।
आपका एक प्रैक्टिकल भी है। अगर आपसे को कहे एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम, तो इसका मतलब है कि हार्ट का ही एग्जामिनेशन है। सबसे ऊपर वाला लेयर, एक सबसे ऊपर वाला बैग जिसके अंदर हार्ट बंद है, उसे प्रीकॉर्डियम कहते हैं। प्रीकॉर्डियम की दो लेयर्स हैं, एक सीरस लेयर है, एक फाइब्रस लेयर है। सीरस पतली ट्रांसपेरेंट, फाइब्रस थोड़ी सी ये धुंधली सी, जो कि एज कंपेयर टू सीरस कम ट्रांसपेरेंट होती है। मोस्ट आउटर कवरिंग है हार्ट की एपिकार्डियम, मसल्स की जो कवरिंग है मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, और अंदर वाली साइड से जो कवरिंग होती है हार्ट की, अगर हम उसे खोल कर देखें तो वो एंडोकार्डियम होती है। ये आप तफसील से एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि प्रीकॉर्डियम की इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। उसमें पानी स्वेलिंग पस भर जाए तो उसे हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हम जब आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड में करें, अगर टाइम मिला तो मैं आपको करवा दूँ। 4 वाल्व होते हैं। माइट्रल वाल्व होता है इस साइड पे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। एओर्टिक वाल्व होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे का पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, तो एओर्टिक और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होगा उसे हम एओर्टिक वाल्व कहेंगे। यहाँ मैं बना देता हूँ। यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी की पूरी बॉडी को। यहाँ जो वाल्व होगा वो एओर्टिक होगा, और यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी को। यहाँ जो वाल्व होगा ये पल्मोनरी वाल्व होगा। अभी हमने लेक्चर शुरू नहीं किया। स्ट्रोक, वॉल्यूम टू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के साथ। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, किसी ने भी जो है वो इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना। सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। सिस्टली एंड डायस्टली। सिस्टली कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टली जब रिलैक्स होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स का और स्केलेटल मसल्स का ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ और सिर्फ परमेबिलिटी का और कैल्शियम मेम्ब्रेन का है। जो स्केलेटल मसल्स का हमने पढ़ा था, कितनी होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? -90। यहां से एकदम सोडियम इन्फ्लेक्स होता है, एक्शन पोटेंशियल ऊपर जाता है। इस फेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। जब वो बंद हो जाता है वापस पोलैरिटी होती है रीपोलराइजेशन। और ये दिस वन इज हाइपरपोलराइजेशन। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? रोल नंबर 5 उठे उठे। रोल नंबर 5 कौन है भाई? उठो यार। अच्छा, इधर आओ। रिफ्रैक्टिव पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर एक अनदर पल्स जनरेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर दरवाजा बंद है तो कोई ना इससे बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल यहां पर पहुंचता है तो ये एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जिसमें एक और इंपल्स या एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। और जब ये रीपोलराइजेशन हो रही होती है तो यहां पर जब पहुंचता है तो यहां पे एक और पल्स या एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है बहुत ज्यादा पावर के साथ। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं डर गए हैं या आपको किसी ने डराया है, तो आप फौरन किसी को धक्का देने की कोशिश करते हैं अंधेरे में, लेकिन जब आप पहचान लेते हैं ये तो मेरा अपना ही है, तो वहीं पे आप रोक जाते हैं, रोक के वापस आ जाते हैं।
लेकिन जब आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जब वो पीक पे होता है, तब आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये जो इसकी दो टाइप्स होती हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड की, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसमें एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। रिलेटिव का मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर इनफ्लक्स ज्यादा पावर से एक्शन पोटेंशियल आए तो एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है और पहले वाले एक्शन को कट ऑफ करके अपना एक नेक्स्ट जो एक्शन है वो फॉर्म हो सकता है। अच्छा जी, ये -90 मिलीवोल्ट, ये डीपोलराइजेशन और ये रीपोलराइजेशन, ये हमने नॉर्मल स्केलेटल मसल्स का जो हमने देखा था वो हम कर लिया। अब हार्ट का जो है वो 3 चीजों में डिफरेंट है और उसके 4 फेजेस हैं। बस आज के लेक्चर में ये अगर आपको समझ आ जाए और कुछ भी नहीं समझाना आपको। सर कह रहे थे, मैंने इन्हें बताया है, लेकिन एक दफा देख लेना, पूछ लेना। हार्ट का -85 से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, ये प्लेटो बनेगा और ये नीचे आएगा। इससे कुछ अंदाजा हुआ है आपको कि क्या ये जाएगा +20 तक। स्केलेटल मसल्स आए, कॉन्ट्रैक्शन हुई, वापस डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। कार्डियक मसल डीपोलराइजेशन, होल्ड एंड देन रीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से फौरन ऊपर गया, हाई इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, सोडियम के हाई इन्फ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये +20 तक गया। इसके दरमियान कितना वोल्टेज बढ़ा? 105 का। -85 और +20 को अगर हम कर ले तो 105। यहां पर पहुंच के एक्शन पोटेंशियल रुक गया, कंट्रैक्शन हो गई। अब रिलैक्सेशन होनी है, यहां से सोडियम आयन बाहर आने से बंद हो गए, इनफ्लक्स सोडियम आयन का बंद हो गया, कैल्शियम आयन स्टार्ट हुए, कैल्शियम चैनल्स खुले। कैल्शियम चैनल स्लो खुलते हैं और स्लो बंद होते हैं। ना वो सोडियम आयंस की तरह एकदम ज्यादा तेजी से खुलते हैं, ना वो सोडियम आयंस की तरह एकदम ज्यादा तेजी से बंद होते हैं। ये जो पोर्शन है ये ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम आयन है। यहां पे कैल्शियम आयंस खुल रहे हैं, कैल्शियम आयंस मूव कर रहे हैं और फिर कैल्शियम आयन क्लोज हो रहे हैं। और इसी पोर्शन में नीचे पोटेशियम की परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं तो पोटेशियम कम बाहर जा रहा है और कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स इधर से हो रहा है और इधर पे बंद हो रहा है। मैं आपको आप लोगों को इस चीज का कंसेप्ट है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में क्या फर्क होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा पॉजिटिव होता है या इंट्रा सेलुलर ज्यादा पॉजिटिव होता है? आप मुझे ये बताएं, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पोटेशियम के ऊपर कौन सा? तो फिर हम कैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉजिटिव? रिलेटिवली ज्यादा पॉजिटिविटी बाहर है और रिलेटिवली कम पॉजिटिविटी अंदर है, तो हम कह देते हैं बाहर पॉजिटिव और कम नेगेटिव। एकदम सोडियम आया इसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अगर हम इसको देखें, स्पाइक चली गई, उसके बाद सोडियम चैनल फास्ट यहां पे बंद हो गए, उसके बाद कैल्शियम आयंस खुले, कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, यहां पर भी कैल्शियम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयंस फौरन अंदर आ रहे हैं। देर से ये चैनल खुले और देर से क्लोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट रही है कार्डियक मसल्स में। जब ये बंद हो रहे हैं, इन कैल्शियम आयंस के खुलने और बंद होने, लेट खुलने और लेट बंद होने के दरमियान
पोटेशियम आयंस फौरन बाहर निकलते हैं नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल में, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, बाद में चैनल्स खुलते हैं, पोटेशियम बाहर चला जाता है पॉजिटिविटी को बराबर करने के लिए, उस आइसोइलेक्ट्रिक या उस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को बराबर करने के लिए पोटेशियम और सोडियम फौरन बाहर जाते हैं, या पोटेशियम बाहर जाता है जिससे सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से स्टेबल हो जाती है नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल में। लेकिन इसमें जिस ड्यूरेशन में कैल्शियम आयन खुल रहे हैं अंदर आने के लिए, इन्फ्लक्स के लिए, और फिर कैल्शियम आयन का जो चैनल है वो बंद हो रहा है, इस ड्यूरेशन में पोटेशियम आयन की बाहर जाने की, इफ्लक्स की, एक्स्ट्रा सेलुलर की कैपेसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस बात की समझ आई कि नहीं आई? दोबारा बता देता हूं कि नॉर्मली हमारा एक्शन पोटेंशियल अगर ये है, इसमें सोडियम आयन इनफ्लक्स है और इसमें इफ्लक्स है। सोडियम आयन अंदर चले गए, डीपोलराइजेशन हुई, पोटेशियम आयन बाहर आए, उस इलेक्ट्रोपोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव रहे और अंदर ज्यादा नेगेटिव रहे, ये भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है और सोडियम भी पॉजिटिव है, तो फौरन पोटेशियम आयन बाहर निकले जिसकी वजह से वो पोलैरिटी रिवर्स हुई और रीपोलराइजेशन हो गई। लेकिन कार्डियक मसल्स में जो ही ये पोलैरिटी अचीव हुआ उसके बाद सोडियम आयन यहां पर बंद हो गए, कैल्शियम आयन खुले, वहां से कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हुआ, यहां से कैल्शियम आयन इफ्लक्स हो रहा है। इस ड्यूरेशन में जो कैपेसिटी है या जो क्वांटिटी है, जो कैपेबिलिटी है पोटेशियम आयन की बाहर निकलने की, वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि स्केलेटल मसल्स में होती है। उसकी वजह से ये एक प्लेटू बना। इसका मतलब हमें पता चला कि कार्डियक मसल जो हैं जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो फौरन ही रिलैक्स नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ देर कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। इसको अल्लाह ने इसलिए रखा कि खून का एक एक कतरा जो है वो एट्रियम से दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाए, ये ना हो कि इसमें कुछ रह जाए और पूरे का पूरा खून जो है, एक एक कतरा जो है वो लंग्स में और इधर से पूरी बॉडी में पूरी तरह डिलीवर हो जाए, वापस ना आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं क्लिनिकली बता देता हूं। यहां पे वाल्व है, ये सारे वाल्व वन वे वाल्व हैं, एक साइड पे जा सकती है ट्रैफिक, दूसरी साइड पे नहीं आ सकती। ये दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा ब्लड इधर चला गया, अब ये वाल्व दरवाजा बंद हो गया, और अगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये दरवाजा बंद नहीं होगा तो ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है इस, लेकिन ये बंद है, और ये फिर ये खुलेगा और फिर इधर चला जाएगा। जब ये एकदम ऐसे ये खुलेगा, ये ओपन होगा और ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड इधर फेंकेगा, तो कुछ ब्लड वापस भी तो जाने की कोशिश करेगा इस वाल्व से। लेकिन ये वन वे वाल्व है और ये इतना उस प्लेटो की वजह से कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा कि सारे का सारा ब्लड, इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड भी वो निकालेगा। यहां पर आके जब कैल्शियम आयन क्लोज हो गए तो यहां पे जो परमेबिलिटी है पोटेशियम की वो वैसे ही हो जाती है जैसे कि यहां पे थी। इस वजह से जो ही पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है साथ ही प्लेटो नीचे आ जाता है। इसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। हार्ट के जो सारे मसल्स हैं वो एज ए सिंसीटियम काम करते हैं। अगर मैंने आसिम को व्हाट्सएप करना हो, मैं आसिम के नंबर पे व्हाट्सएप करूं, तो आपका क्या नाम है? हसीब को चला जाएगा। लेकिन अगर मैं उस ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूं तो सबको चला जाएगा कि नहीं? क्यों? क्या सब उस ग्रुप के साथ अटैच हैं, सब उस ग्रुप के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरह जो कार्डियक सेल्स हैं ऑब्वियसली हार्ट सेल से मिलकर बना हुआ है ना। जो हार्ट के सेल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? इनके दरमियान छोटे छोटे दरवाजे हैं जिनके साथ इन्होंने आपस की कम्युनिकेशन रखी हुई है। उस कनेक्शंस को, उन दरवाजों को हम गैप जंक्शंस कहते हैं। अगर ये एक सेल डीपोलराइज होगा तो इसका मतलब है कि ये सारे इकट्ठे डीपोलराइज होंगे।
अगर ये एक सेल रीपोलराइज होगा तो सारे ही इकट्ठे रीपोलराइज होंगे। इन सारों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, एक मैसेज उसमें जाता है, एक सेल सिर्फ डीपोलराइज होना शुरू होता है तो सारे के सारे डीपोलराइज होते हैं, और एक सेल रीपोलराइज होता है तो सारे के सारे रीपोलराइज होना शुरू होते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारे का सारा ब्लड इधर फेंकते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये लंग्स में भेज देता है, ये बॉडी में भेज देता है। इसकी इन इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करने या रिलैक्स करने की क्वालिटी को, ये जो इन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप कह लें, उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में गैप जंक्शंस कहते हैं, इसको सिंसीटियम कहते हैं। इस क्वालिटी को कि इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करना और इकट्ठा रिलैक्स होना, इसको हम सिंसीटियम कहते हैं। अगर हम दोनों बाजुओं को, दोनों एट्रियम लें तो ये रिलैक्स होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिलैक्स होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर राइट एट्रियम अपनी मर्जी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम अपनी मर्जी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि कार्डिक रिदम, हार्ट का जो एक स्पेसिफिक रिदम है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं। इसलिए दोनों इकट्ठे रिलैक्स होते हैं, ब्लड लेते हैं, ये लेता है पूरी बॉडी से, ये लेता है लंग से, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारे का सारा ब्लड देते हैं इधर आता है राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड जाता है लंग्स में, इधर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। तो इसलिए दोनों का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट होना और दोनों का इकट्ठा रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ना इधर वाला इधर ब्लड सही तरह पंप हो सकेगा, ना पूरी बॉडी में जा सकेगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा और काफी सारी चीजें होंगी, क्योंकि जब प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। किसी ने कभी मोटर लगते हुए देखा है घर में? जब वो बोर कर रहे होते हैं, जब बोर हो जाता है, देखा है किसी ने? जब बोर नीचे पानी निकल आता है ना, तो पानी ऊपर से डालते हैं और फिर उसके बाद उसको खींचते हैं। या आप पेट्रोल की टंकी से जब खींच रहे होते हैं, तो जब पूरे का पूरा पेट्रोल सारा आ जाता है, फिर ही वो आता है ना, दरमियान में हवा फिर नहीं आता, यानी कि पूरे का पूरा पेट्रोल का एक कॉलम पाइप के इस एंड से लेकर उस एंड तक, जब तक पूरे का पूरा कॉलम नहीं बनता तब तक वो मूव ही नहीं करता, उसमें एयर आ जाए तो वो फिर नहीं मूव करता। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान ब्लड पंपिंग में या इन दोनों के दरमियान ब्लड पुशिंग में टुवर्ड्स लंग्स एंड टुवर्ड्स बॉडी को प्रॉब्लम आ जाए, या इनकी एक्टिविटी सिंक्रोनाइज ना रहे एट्रियम के साथ, तो उसमें जो है वो हार्ट का रिदम सही नहीं चलता। अब सादा सा क्वेश्चन ये आता है कि दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इनकी और इनकी आपस में व्हाट्सएप ग्रुप है, या इनके और इनकी आपस में सिंसीटियल एक्टिविटी है, इनका और इनका गैप जंक्शन है, ये भी लेफ्ट वाले भी, तो फिर ये इकट्ठे क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते? दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स के साथ भी तो कर सकते हैं, एक ही तरह का कार्डिक टिश्यू है, इनके दरमियान ये एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि इस वाले एक्शन पोटेंशियल को, जो कि इस वाले एक्शन पोटेंशियल को, जो कि इस करंट को, जो दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, वो इसको इधर नहीं आने देते। इसी तरह जो वेंट्रिकल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है या वेंट्रिकल्स का जो करंट है वो ऊपर नहीं जाने देते। इस फाइब्रस टिश्यू को इंटरवेंट्रिकुलर और इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो फाइब्रस सेप्टम है, जिसमें दोनों को अलग किया हुआ, उसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये हमें पता है डीपोलराइजेशन है और उसके बाद रीपोलराइजेशन है। अगर हम नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्केलेटल मसल्स में देखें तो ये डीपोलराइजेशन होगी, फौरन रीपोलराइजेशन होगी और हाइपरपोलराइजेशन होगी। सोडियम इनफ्लक्स डीपोलराइजिंग फेज, पोटेशियम आउटफ्लक्स रीपोलराइजेशन फेज। ये स्केलेटल मसल का और ये कार्डिक मसल का बस ये डिफरेंस है। इनफ्लक्स इनका ऐसे ही होता है, लेकिन आउटफ्लक्स के वक्त ये जो नॉच है, ये यहाँ पर सोडियम आयंस बंद हो गए हैं, कैल्शियम आयंस खोल रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम आयंस बंद हुए हैं, एकदम पोटेशियम बाहर निकला है, तो उसके बाद
ये प्लेटो बना जिससे कि कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है। इंट्रासेलुलर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है। मैं आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है ये प्लेटो वाला, इसमें परमेबिलिटी पोटेशियम की कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं कि ये निकलना नहीं मतलब बंद हो जाते, लेकिन जिस तेजी से ये स्केलेटल मसल में निकलते हैं और एक डिप डाउन रिपोलराइजेशन ग्राफ बनाते हैं, इसमें नहीं करा सकते। इसमें ये ऐसा ऐसा निकलते हैं। हाँ, यहां पर पहुंच के जब कैल्शियम आयन क्लोज हो जाते हैं तब ये एकदम निकलते हैं, तब पोटेशियम आयन खुलते हैं, तब एकदम ये रिपोलराइजेशन फेस आती है। अच्छा, इन फेसेस को हम देखते हैं। वीडियो चलाना है यार। ये 4 फेजेस अक्सर वायवे में पूछे जाते हैं। एक और बात कि सिस्टली जो है वो 0.3 सेकंड्स की होती है, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जब करता है तो 0.3 सेकंड्स तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब खुलता है तो 0.5 सेकंड्स तक रिलैक्स रहता है। तो एक हार्ट साइकिल 0.8 सेकंड्स का है। इन्हीं 0.8 सेकंड में हार्ट ने अपना ब्लड लेना है, अपनी रेस्पिरेशन लेनी है, अपनी न्यूट्रिएंट्स लेनी है और अपने आप को रिलैक्स करना है। तो जब से आप पैदा हुए हैं तो हार्ट ने ये तो नहीं कहा मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला जाऊं। तो जब से इंसान पैदा होता है तब से ये शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट। इवन के 32 वीक्स ऑफ गेस्ट्रेशन में आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा, जब हार्ट बीट आ जाती है तब से लेकर इंसान के मरने तक ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। वॉइस के साथ चलाना है। अच्छा, ये एक एनिमेशन मुझे Myocardial action potential. Phase 0 represents the rapid depolarization state. This uprise is caused by the opening of fast sodium channels that allow massive influx of sodium ions into the cytoplasm. ये इंट्रासेलुलर है, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम आयन फौरन अंदर इन्फ्लक्स हुए हैं। ये उसी को दिखा रहा है कि सेल्स के अंदर आ गए हैं। ऐसे ही होता है ना जी। In phase 1, there is rapid repolarization caused by the opening of potassium channels, which allow the efflux of positively charged potassium ions outside the cells. पोटेशियम आयन यहाँ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही बंद हो जाता है, उतने निकल नहीं पाते। At the same time, जितने के fast sodium channels are suddenly closed. वो रिपोलराइजेशन या एक This phase is the shortest phase. अब बाकी अभी अंदर ही हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम In phase चैनल 2, more or less plateau pressure is produced. The voltage-sensitive calcium channels are opened to facilitate the influx of positively charged calcium ions to balance the repolarizing effects of potassium efflux. ये बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी भी इसमें पोटेशियम आयंस काफी ज्यादा हैं, वो उतने नहीं निकले जितने के वो। In phase 3, there is rapid repolarization of the cardiac cells. The calcium channels are suddenly closed, अब ये सारे which पोटेशियम leaves the potassium efflux current unopposed. जो बैलेंस है सारे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर उसे मेंटेन किया जा सके, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन फेस आती है। अब ये सारे पोटेशियम एकदम तेजी से निकल गए, लेकिन इधर कैल्शियम क्योंकि क्लोज हो चुका हुआ है, Finally, in इसलिए phase 4, sodium re-enters into the cardiac cells, but this time through slow spontaneous permeation through the cell membrane. और वो सारा रेस्टिंग This slow process prepares the cells for the next action potential cycle we started with phase 1. दोबारा लेक्चर दीजिएगा। नहीं, जो वहीं से शुरू नहीं हो जाएगा। ये 4 फेजेस हैं, ये किसी न किसी ने आपसे एनुअल में या इधर किसी न किसी ने जरूर पूछने हैं। फेज 0 स्टिमुलेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स।
मायोकार्डियल सेल्स या हार्ट सेल्स की स्टिमुलेशन कैसे होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, स्टिमुलस आता है। गुड, स्टिमुलस कहां से आता है? कभी आपने सोचा है कि मैं अपने दिल की धड़कन रोक लूं? कभी आपने सोचा है कि मैं उसको तेज कर लूं? तो फिर कहां से स्टिमुलस आता है? यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कॉमन सेंस की बात है। ये जो मैंने बात की इसका इनडायरेक्ट मतलब ये नहीं बनता कि हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हम दिल की धड़कन रोक सकते हैं, ना हम दिल की धड़कन तेज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि खुदकार निजाम है। खुदकार निजाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। तो हार्ट की ऑटोमेटिसिटी होती है। हार्ट की ऑटोमेटिसिटी कहां से होती है? ये बस ऑटोमेटिक सुनना था। यहां पे अल्लाह ने एक स्टिमुलेशन डिवाइस बैटरी लगाई हुई है जिसको हम एसए नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड। ये इंपल्सेस भेजता रहता है। जब ये इंपल्सेस इधर भेजता है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, ये दोनों अपना ब्लड नीचे फेंक देते हैं। तो फिर ये इंपल्स इधर भेजता है वेंट्रिकल्स की बैटरी की तरफ, जिसको एवी नोड कहते हैं, एट्रिको वेंट्रिकल नोड। फिर एवी नोड क्या करता है? स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, नर्व्स होती हैं जो कि वेंट्रिकल्स के साथ साथ इधर लगी होती हैं, इन फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर वाला तो सिंसिटियल एक्टिविटी थी, गैप जंक्शन से, नीचे क्यों फाइबर्स की जरूरत पड़ी है? बताओ। इसने सिग्नल भेजा, दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड नीचे फेंक दिया। जहां पर इसने एवी नोड को भेजा, एवी नोड ने इनको इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया, ये नर्व फाइबर्स को भेजा। इन्होंने दोनों वेंट्रिकल्स में वो फैले हुए हैं और उनके जाके आगे मसल्स के अंदर एम्बेडेड है, उन नर्व्स ने आगे कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो इधर क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवाया सिंसिटियल एक्टिविटी ने? और तो प्रेशर से भेजना तो अच्छा, और इधर इधर क्या खास बात थी फिर? और यार इसको तोड़ना आसान है, ये दीवार को तोड़ना आसान है? बताओ। इसको तोड़ना आसान क्यों? क्योंकि ये गत्ते का बना, ये पतला है, वो मोटी है। तो जो एट्रिया है उसकी दीवार पतली है, वो कमजोर है, क्योंकि उसने सिर्फ वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजना है। जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर वॉल्स, इनकी मस्कुलर वॉल्स हैं, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की। इसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, तो इनकी वॉल्स ज्यादा है, इनका एरिया ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए इनको इनपुट पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ नर्व फाइबर, जिन्हें हम सरकंजे फाइबर्स कहते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल्स में आगे भेजते हैं। ये हम एनिमेशन देख चुके हैं, एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट एनिमेशन। आप लिखेंगे तो दूसरी एनिमेशन आ जाएगी यूट्यूब पे। वो बेशक अगर किसी के पास डाउनलोड हो जाए तो मुझे भेज दे, मैंने कोशिश की है, डाउनलोड नहीं की, ग्रुप में भेज देना। ये -85 से +20 तक जाता है, तो 85 + 20 105 होते हैं, तो 105 तक ही जाएगा। किसी के पास कोई टॉफी या चिंगम वगैरह है? तो पानी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। है? इधर लाओ। कि मैडम को दें, रात लगता सोई नहीं है, इस वजह से जो है ना वो या अपना तकिया ले आया करें या फिर कुछ खाती रहा करें। -85 से +20 तक जाएगा। 85 में 20 जमा करें तो 105 बनता है, तो इसलिए 105 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल इसको चाहिए, इसलिए ये ऊपर जाएगा। फेज, दिस इज फेज 0।
ये वाला फेज 0 है जिसमें सोडियम इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। फेज 1 ये ऊपर वाला, ये जो नॉच बनी है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड पार्शियल रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हमेशा ऊपर होती है और रिपोलराइजेशन हमेशा नीचे होती है। ये इतना सा जो ये जो निक है, ये पोटेशियम आयंस के बाहर निकलने की वजह से पार्शियल रिपोलराइजेशन हुई है। फेज 2 इसमें नहीं लिखा हुआ। फेज 2 जो है वो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स है। फेज 3 सडन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, जिसमें यहां पे कैल्शियम चैनल खुले थे, यहां पे बंद हो गए, यहां पे एकदम पोटेशियम खुल गए, बाकी सब कुछ बंद है। फेज 4 ये रिपोलराइजेशन और दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गई है। ये टेबल की तस्वीर खींच लो यार, खींचनी है तो। 0 में सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, 1 में भी इन्फ्लक्स है, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ 1 में, तब ये 9 चाहिए। 2 में इफ्लक्स हो रहा है, 3 में ज्यादा इफ्लक्स हुआ है, ये नॉर्मली होता है। कैल्शियम जो है वो 2 में यहां पे इन्फ्लक्स हुआ, सॉरी यहां पे इफ्लक्स लिखना, ये मैं जाके सही कर लेता हूं। इधर ये इन्फ्लक्स और इफ्लक्स आएगा, ये दोनों आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। इसी में इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स आएगा कि ये चैनल ओपन हुए और बंद हो गए। रिफ्रैक्टिव पीरियड्स ऐसे पीरियड्स जहां पे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ये वाले जब एक्शन पोटेंशियल की नेक जा रही है, ये जो पॉइंट है जहां पे पोटेशियम आयंस खुलने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। द पीरियड इन विच द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड बाय एक्स्ट्रा फोर्स और मोर एक्शन पोटेंशियल, उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। ये यहां पे ये जो इतना राइट साइड वाला एरिया ये रिलेटिव है, ये वाला एब्सोल्यूट है। ये लाइन इससे इधर उधर एब्सोल्यूट है और इससे इधर उधर जो है वो रिलेटिव है।